एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आप जान चुके हैं, जाना आपने? कितने बच्चों ने जाना? कितने बच्चे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जान चुके हैं, अच्छी तरह से जान चुके हैं? वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी। क्या पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी में फरहान? मोटी मोटी बातें क्या पढ़ी? क्या प्रिंसिपल है बायोटेक्नोलॉजी के? प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में क्या पढ़ा आपने? डिजायर जीन को अनडिजायर जीन से अलग करके अपने जो होस्ट है उसमें इंजेक्ट करना, उसमें इंजेक्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना उसमें। यानी आपने इसमें पढ़ा जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। दो तरह की इंजीनियरिंग आपने पढ़ी। कौन कौन सी? जेनेटिक एंड बायोप्रोसेस। जेनेटिक्स में पढ़ा आपने चेंज करना, केमिकल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक क्या है आपका जेनेटिक मटेरियल? डीएनए एंड आरएनए। ये जेनेटिक मटेरियल है। मतलब ह्यूमन का कौन सा है, आरएनए के डीएनए? डीएनए। ठीक, इसमें हम चेंज करते हैं और वैसे ऑर्गेनिज्म हम प्राप्त कर लेते हैं, या वैसा जो प्रोडक्ट हमें बनाना होता है वो हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, हमने जाना कि इसका एक प्रोसेस है, ऐसे ही नहीं होगा ये। जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या है बच्चे? एक प्रोसेस है। एक प्रोसेस के थ्रू ये बात होती है। हमें एक डिजायर जीन चाहिए किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म में। वो ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है। वो एक बैक्टीरियल सेल हो सकती है, एक फंगल सेल हो सकती है, एक प्लांट सेल हो सकती है, कोई भी एनिमल सेल हो सकती है। हमें वहां तक डीएनए तक पहुंचना है। उस डीएनए को आइसोलेट करना है, अलग करना है। उस अलग करने के लिए हम अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जो आपने पढ़ी है ना। उन दीवारों को, जो अड़चने हैं बीच में, उन्हें क्या करना है? हटाना है। उसके लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स, जैसी भी स्थिति है उसी प्रकार के एंजाइम्स का आप यूज करके वहां तक पहुंच जाते हैं। फिर उस डीएनए को क्या कर लेते हैं आप? प्रेसिपिटेट कर लेते हैं, एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। फिर उसे क्या करते हैं? फ्रेगमेंट, सेपरेशन करते हैं उसका। फिर फ्रेगमेंटेशन करते हैं, सेपरेशन के बाद क्या करते हैं? फ्रेगमेंट। और जब फ्रेगमेंटेशन करते हैं तो आप फिर फर्दर एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं तोड़ने के लिए, डिजायर जीन को तोड़ने के लिए, है ना। वो कहां से मिलते हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में भी आपने जाना, कितने प्रकार के होते हैं ये भी जाना, है ना। उसके बाद हम इस डिजायर डीएनए को क्या करते हैं? वेक्टर के भीतर प्रवेश कराने की कोशिश करते हैं वेक्टर में। अब वेक्टर में कुछ चीजें होनी चाहिए, कुछ खास बातें होनी चाहिए, स्पेशलिस्टी होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? हाँ, ये जितनी भी विशेषताएं हमने बताई थी उसमें क्या क्या खास बात होती है, ये भी खास बात होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। हैं? फिर हम उसे क्या करते हैं? हैं? हाँ, मैं ये उसकी इस विशेषताओं में आ गया, सिलेक्टेबल मार्कर। कल एक बच्चे ने पूछा था शायद सिलेक्टेबल मार्कर के बारे में मेरे से। हैं? हाँ, वो वही वही वो उसी चीज को शो करता है कि भाई, इस बच्चे ने हमारे से पूछा था कि एक प्लाज्मिड होता है बैक्टीरिया कौन से का? PBr 322। वो सही बन गया। ठीक है। तो भैया प्लाज्मिड में तो सर्कुलर डीएनए होता है, और सर्कुलर डीएनए में अलग अलग प्रकार के जीन्स होते हैं। हर जीन का कोई ना कोई अलग अलग काम होता है, हैं? तो जरा हम इसे देखें।
ठीक है भाई, ये डायग्राम आपकी बुक में होगा एक, है जिसमें प्लाज्मिड में विभिन्न साइट्स दिखाई गई, है ना। अब ये जो प्लाज्मिड है किसका, पीबीआर 322 का, ये दो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस है, कौन कौन सी, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। हम सिलेक्टिवली मार्कर की बात कर रहे थे कि भाई अगर किसी प्लाज्मिड में जो कि दो एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस हो, तो हम ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म को आसानी से पहचान सकते हैं, और फिर उसके बाद रिकम्बेंट और नॉन रिकम्बेंट जो आपका बैक्टीरिया है उसे आप पहचान सकते हैं, मटेरियल को पहचान सकते हैं। इस तो ये जो हमारा प्लाज्मिड है, अगर हम इसमें जो फॉरेन पार्टिकल्स है, जो डिजायर डीएनए है, अगर मान लिया किसी साइट पे इंजेक्ट करते हैं जिसे वो ग्रहण करता है, तो इट मीन्स वो जीन जो है जिस काम के लिए बना है उस काम के लिए वो काम नहीं कर पाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा। जब वो काम नहीं कर पाएगा तो इट मीन्स उसके लिए वो सेंसिटिव तो होगा लेकिन रेजिस्टेंस नहीं रह पाएगा। जैसे अगर हम जो हमारा डिजायर जीन है उसे बाम H1 साइट पे इंजेक्ट करते हैं, ये वाली साइट अगर आप देखते हैं तो किसके लिए है, ये टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस है। टेट्रासाइक्लिन के लिए क्या है, रेजिस्टेंस। आपने उसे यहां चिपका दिया, अब यहां चिपकाने का मतलब ये हुआ कि ये वाली साइट तो खत्म हो गई उसमें से, क्योंकि वो आप जब चिपकाते हैं तो काटते हैं और उसे लगाते हैं, एक को काटते हैं दूसरे को लगाते हैं, ठीक है। तो अब ये इसके लिए तो रेजिस्टेंस नहीं रहा, लेकिन जिसमें ये चला गया वो एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस है, एक एंटीबायोटिक के लिए तो है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन के लिए नहीं। अब आपने क्या करेंगे आप, मैंने बताया था इसे करने के लिए क्या करते हैं आप बताइए, कल्चर बनाते हैं,
एम्पिसिलिन में से पहले इसकी एक रेप्लिका बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जो आपका डिजायर मटेरियल है उसकी क्या बनाते हैं? रेप्लिका बनाते हैं। जो आपने सारे वो तैयार किए ना, कॉलोनी तैयार की थी, मैंने कहा था ना, उसके बाद नंबर्स बढ़ाते हैं, तो उसके रेप्लिका तैयार किया आपने। रेप्लिका क्या होता है कि उसमें वो उस कॉलोनी में वो बन रहे हैं भैया, अलग अलग हिस्से में अलग अलग प्रकार के जम्स जो है आपकी कॉलोनी में डेवलप हो रहे हैं, उसकी रेप्लिका बन गई है। एक फाल्स कॉपी होती है, जो मेन कल्चर है उससे अलग। और आपने अब उसमें क्या डाला? एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन जब डालेंगे तो दो बातें हैं। क्या क्या? दो तरह के जीव हमें दिखाई देंगे। एक तो वो जिनमें ट्रांसफॉर्म हो गया वो जीन, क्या हो गया? और एक वो जिनमें ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। जिनमें ट्रांसफॉर्म हो गया, ये वाला, क्या वो एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस है? क्योंकि एम्पिसिलिन वाला हिस्सा तो टच ही नहीं किया आपने उसे, है? लेकिन जिसमें ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, क्या वो एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस है? नहीं है। जिसमें ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, दोबारा समझिए। आपने एक डिजायर डीएनए लिया, क्या है? डिजायर डीएनए लिया, जिसको आप चेक करना चाहते हैं। डिजायर डीएनए करने के लिए आप क्या करेंगे? उसके जो आपके वेक्टर्स हैं उनमें उस डिजायर डीएनए को डालेंगे। अब डिजायर डीएनए कुछ में जाएगा, कुछ में नहीं जाएगा। तो मैंने बात की है कि जिनमें नहीं जाएगा, ऐसी कॉलोनी भी तो डेवलप हो रही है जिनमें नहीं गया। आप तो यहाँ पे वो कल्चर कर रहे हैं जो आपको वेक्टर्स हैं, यहाँ तो आपके सारे वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स में वो वेक्टर्स भी होंगे जिनमें ये ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, मैंने उनकी बात की है। ठीक, दो तरह के तो होंगे, एक में जो डिजायर डीएनए चला गया और एक में डिजायर डीएनए नहीं गया। क्लियर? अब जिनमें डिजायर डीएनए नहीं गया वो, और जिनमें डिजायर डीएनए चला गया वो, उनमें डिफरेंशिएट करने के लिए क्या तरीका है आपके पास? मैंने कहा था कि ये जो आपका प्लाज्मिड है, ये दो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस है। एक एम्पिसिलिन और एक आपका डिजायर्ड जीन लगा है जाके टेट्रासाइक्लिन की साइड पे। तो जिस साइड पे नहीं लगा, सबसे पहले तो आपने एम्पिसिलिन के सॉल्यूशन में से गुजार दिया। जब आप इस पे एम्पिसिलिन डालेंगे, तो एम्पिसिलिन क्या करेगी? उन बैक्टीरिया को मार देगी जो रेजिस्टेंस नहीं है। क्यों नहीं करेगी? एम्पिसिलिन का काम है बैक्टीरिया को मारना। तो उन बैक्टीरिया को मार देगी जिनमें एम्पिसिलिन के रेजिस्टेंस है, यानी वो जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं गया जिनमें। कैसे? आप गलत साइड पे दोबारा समझो। अभी दोबारा समझो। नहीं नहीं नहीं, अभी तुम गलत समझ रहे। देखो, ये वो प्लाज्मिड है जहां से मैंने जीन को कट किया। क्या किया है? सुनो सुनो, इधर सुनो, अभी सुनो। कट किया, और ये कट करने के बाद मैं किसमें डाल रहा हूं? वेक्टर्स में। किसमें डाल रहा हूं? तो वेक्टर्स में डालने के लिए, ये वेक्टर्स है, बहुत सारे वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स एक तो वेक्टर नहीं होगा, इनकी कॉलोनी बनानी पड़ेगी, है? अब इन वेक्टर्स में वो जो प्लाज्मिड मैंने लिया है, डिजायर डीएनए लिया है, जो किसके लिए है? टेट्रासाइक्लिन के लिए। क्या है? टेट्रासाइक्लिन के लिए है। और दूसरा किसके लिए है? तो उसमें साइड अलग दिखा रखे। तो भैया अब ये इनमें, मान लिया इसमें गया, ये इसमें गया, इसमें गया, इसमें नहीं जा पाया, इसमें गया, इसमें नहीं जा पाया, इसमें गया। ठीक, जो आपका डिजायर डीएनए है वो इतने वेक्टर्स में से इतने वेक्टर्स में गया। वो वेक्टर का क्या होगा जिनमें ये नहीं गया? वेक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, उन वेक्टर्स का क्या होगा बताइए? अब कॉलोनी में तो दोनों तरह के वेक्टर हैं। एक वो भी है जिनमें ये जीन ट्रांसफॉर्म हो गया, एक वो भी है जिनमें ये जीन ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। नॉन ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। अब मैंने इसे इसे समझिए, इसे एम्पिसिलिन डाल दी इसके ऊपर। क्या डाल दी? व्हाट विल हैपन? बताओ क्या होगा?
जल्दी बोलो। ये एम्पिसिलिन, ये हिस्सा एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन है ना, वाला रेजिस्टेंस हिस्सा जो है वो जिनमें नहीं पहुंचा है उनका क्या होगा है? आप बताओ क्या होगा। कहीं तुम छोटी सी बात पे अटके हुए हो, वो मर जाएंगे भाई हैं? अब अभी उसका जिक्र बाद में करेंगे, अभी पहले तो मोटा सा रखो, अभी तो पहले मोटा सा रखो। अभी तो ये मान के चलो कि भैया उसमें टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों के लिए रेजिस्टेंस है। आपका जीन टेट्रासाइक्लिन वाली साइड पे जाके लगा, लगाए तो वाम यहाँ पे जाके लगा। ठीक, क्लियर हो गया। अब ये बताओ मुझे, जिसमें ये ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ जीन, ये टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंस है कहाँ है? इसमें ट्रांसफॉर्म भाई वही तो। रुको, सुनो 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 सुनो, मेरे हाथ में कुछ लड्डू हैं, कुछ बर्फियां, मैंने लड्डू बर्फी दी, लड्डू बर्फी दी, लड्डू बर्फी नहीं दी, लड्डू बर्फी दी, लड्डू बर्फी नहीं दी, कुछ को दी कुछ को नहीं दी। अब मैंने कहा इस दरवाजे से केवल वही बच्चे बाहर निकलेंगे जिनके हाथ में लड्डू बर्फी है। क्या वो बाहर निकल पाएंगे जिनके हाथ में लड्डू बर्फी नहीं है? तो क्योंकि ना तो मैंने उन वेक्टर को तो मैंने दिया ही नहीं, उन वेक्टर्स में तो वो पास दिया ही नहीं मैंने। समझे बात को या नहीं? अब जिन्हें मैंने नहीं दिया तो वो कैसे निकल जाएंगे? मैं बनाना क्या चाह रहा हूं, मैं ऐसे मैं ऐसे जीन लेना चाह रहा हूं जो कि रेजिस्टेंस करते हैं, ऐसे ऐसी कॉलोनी तैयार करना चाह। ठीक, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, उन्हें वेक्टर में चुना। देखो वेक्टर और होस्ट में अंतर मत समझिए आप, वेक्टर अलग चीज है, होस्ट अलग चीज है। अभी होस्ट में नहीं गया ये, अभी वेक्टर में ही चल रहा है ये। किस में चल रहा है? होस्ट में। होस्ट में तो तब होगा जब फाइनल हो जाएगा, अभी होस्ट में नहीं गया है, अभी केवल वेक्टर ही है, वेक्टर में ही हम चुन रहे हैं, मार्क कर रहे हैं उन्हें कि किसमें है या किसमें नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं आई? अब इसलिए तो कहते हैं वेक्टर में मार्कर होने चाहिए, ये मार्कर यही तो है, मार्कर उसके यही तो बताएंगे कि इसमें गया इसमें नहीं गया, इसमें ट्रांसफॉर्म हुआ नहीं हुआ, ये आपके काम का वेक्टर है, ये आपके काम का वेक्टर नहीं है, यही तो डिस्कस होना है। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है बच्चों, जिनमें नहीं गया है ये मोटी सी बात है, एम्पिसिलिन के कल्चर में से गुजारेंगे तो वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। केवल आगे कौन पहुंचेंगे? जिनके पास एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों का रेजिस्टेंस है, यानी ये तो हुए नॉन ट्रांसफॉर्म, इनमें तो पहुंचा ही नहीं, और रह गए ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब ये ट्रांसफॉर्म भी दो टाइप के हैं। क्या है? एक वो है बच्चा जो नॉन रिकम्बेंट है, यानी वो जो साइट है बाम H1 की, उस साइट पे वो जीन लगा, वो आपका डिजायर जीन लगा ही नहीं। और एक वो है जिनकी उस साइट पे वो जीन लग गया, उस साइट के अलावा कहीं और लगा है, वो उस साइट पे नहीं लगा, उस साइट के अलावा कहीं और। तो जिनमें कहीं और लगा है उन्हें हम क्या कहेंगे? नॉन रिकॉम्बैट। और जिस साइट पे लगा है वो रिकॉम्बैट। ठीक है, आई बात समझ में? अब हमने कौन सा सॉल्यूशन लिया? टेट्रासाइक्लिन का। क्या लिया? टेट्रासाइक्लिन का। अब तुम ही बताओगे, तुम्हारे दिमाग में। अब जब मैं टेट्रासाइक्लिन में से गुजारूंगा तो बताओ इनमें से कौन मरेगा कौन जिंदा रहेगा? इन दोनों में से कौन मरेगा कौन जिंदा रहेगा? नॉन रिकमेंड जिंदा रहेगा, ये मर जाएगा क्योंकि इसकी साइट पे तो जीन लग चुका है। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, अब पहले हमने ट्रांसफॉर्म नॉन एम्पिसिलिन के द्वारा हमने ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म को सेपरेट किया था, और टेट्रासाइक्लिन के द्वारा हमने रिकम्बेंट और नॉन रिकम्बेंट। हमें पता लग गया कि भैया हमारी कॉलोनी तो ये है, ये रिप्लिका पे पता लगा हमें। किसके पता लगा? अब रिप्लिका को देख के हम कल्चर पे आए, मेन कल्चर जहां हमारा था, जहां पे ये विभिन्न प्रकार के कौन है, ठीक है कौन है, बोलिए।
ब्लैक कलर का एक्टिवा की क्या चीज है? बैटरी वाला स्प्रे है किसी का ब्लैक कलर में? तेरा ट्रेन की जगह छोड़ दिया करो, इनकी प्रेयर की जगह छोड़ दिया करो। यार बताइए समझ में आ गया कि नहीं आया? अब हम पता लग गया कि भैया इस पूरी जो रिप्लिका है, उस रिप्लिका में हमारी कॉलोनी तो ये डेवलप हो रही है, यानी यही हमारे असली वेक्टर हैं, जिन्हें हमें किसमें इंजेक्ट करना है? होस्ट में ट्रांसफॉर्म करना है। जिसे हमें किसमें ट्रांसफॉर्म करना है? क्योंकि ये रिकम्बाइंड है, ठीक है। और इन्हें हम होस्ट में क्या करेंगे? ट्रांस। यहाँ पे आपने देखा कि टू स्टेज मेथड है, दो स्टेज पे करना पड़ा, थोड़ा मुश्किल मेथड है। तो एक और मेथड बाद में खोजा गया बीटा गैलेक्टोज के द्वारा, है ना, जिसमें सिंगल स्टेज में ही हो जाता है। बीटा गैलेक्टोज देंगे, जिनमें गया वो कलरलेस रहते हैं, जिनमें नहीं गया वो क्या हो जाते हैं? ब्लू दिखाई देने लगते हैं। क्या दिखाई देने लगते हैं? ब्लू। तो इस आधार पे आप रिकम्बेंट और नॉन रिकम्बेंट को पहचान कर लेते हैं। तो ये है सिलेक्टेबल मार्कर का कार्य, कि भाई किसमें आपका, किस वेक्टर में आपका डिजायर डीएनए है और किस मार्कर में आपका डिजायर डीएनए नहीं। क्योंकि जब आप काम करते हैं तो आप 100% नहीं कह सकते कि जो आपने काम किया वो 100% सब में चला गया। नो, कुछ में जाएगा, कुछ में, और हमेशा ऐसा ही होता है, 100% कभी नहीं होता। क्लियर? अब आगे समझ में? अब आया समझ, अब भी आया समझ में? आपकी झोल है दिमाग में है? क्या बोला? आया समझ में? आपकी झोल है। इसे फिर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, उन्हीं वेक्टर्स को हम क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म कैसे कैसे करेंगे? ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमने आपको तरीके बताए थे। ट्रांसफॉर्म करने के आपके पास तरीके कुछ अलग अलग भी हैं, वेक्टर्स तरीके भी हैं, नॉन वेक्टर वाले भी हैं। वेक्टर वाले तो ये हैं ही हैं, वेक्टर वाले तो ये हैं ही हैं। अब आपको पता लग गया कि किन में आपका डीएनए गया था, किन में आपका डीएनए नहीं गया था। जिनमें आपको गया था उन्हें आप क्या करते हैं? उन प्लाज्मिड को क्या करते हैं आप? ट्रांसफॉर्म करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं, है ना। बैक्टीरियल सेल है तो अलग, प्लांट सेल में अलग तरीके अपनाए जा सकते हैं, और एनिमल सेल में बिना वेक्टर वाले तरीके भी, है ना। जो प्लांट सेल है उसमें अगर वेक्टर लेना हो तो कौन सा वेक्टर सही रहता है? एग्रो बैक्टीरियम। कौन सा सही रहता है? एग्रो बैक्टीरियम। क्लियर? तो भाई ये था पिछले लेसन का थोड़ा सा हिस्सा जो इस बच्ची को रिपीट। अब आगे समझ में? क्या नाम तुम्हारा है? देखो फिजा, तुम्हारे पूछने से एक बच्चे का और जो डाउट था, कहीं मन में पनप रहा था, वो शायद क्लियर हुआ होगा। तो एक बार घर पे जाके पढ़ना ही से बेटा हो रहा है एनसीईआरटी को, तो थोड़ा सा और क्लियर आपको हो जाएगा। एनसीईआरटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम यही है कि ये वेल सेड तो है, पर वेल रिटर्न नहीं है ना। कहीं कहीं इसने कुछ शब्दों को मिक्स कर दिया है, कहीं वेक्टर वेक्टर होस्ट कर दिया है। नाम तो बच्चे होस्ट और वेक्टर होस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ है। डिजायर डीएनए को कहीं फॉरेन, फॉरेन डीएनए का, मतलब अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए हुए हैं जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर वो सारे शब्द एक ही जगह, एक ही टर्म के लिए एक ही जगह लिख दिए जाते सारे के सारे शब्द, तो बच्चों को और ज्यादा इजी समझ में आता है। तो ये रहता है। चलो भाई, आज हम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। बायोटेक्नोलॉजी तो हमने पढ़ ली, अब इसकी एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं, कैसे इसका। देखो कौन है ये पे। नहीं, ये थोड़ा ना थे।
तो कोई बच्चा करके गया था। क्या क्या यूज हो सकते हैं भाई बायोटेक्नोलॉजी के? हमने इतना काम कर लिया बायोटेक्नोलॉजी का, तो हम इसका कुछ ना कुछ यूज करें, है ना? अलग अलग यूज करें हम इसका बायोटेक्नोलॉजी का। किस काम में कर सकते हैं भाई? हैं? अरे तुम तो एकदम सीधे वहीं आ गए। पहले मोटा, आप तो इंडिविजुअल पे आ गए, मोटा पहले सोचो। हम इसका यूज विभिन्न फील्ड्स में कर सकते हैं। हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए विभिन्न क्षेत्र हैं, जिसमें हमारा, हाँ, फार्मास्यूटिकल बच्ची कह रही है, और डायग्नोसिस है बीमारियों के, डायग्नोस करने में, और इलाज करने में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? एनर्जी, एग्रीकल्चर का मतलब फूड से ही है। फूड प्रोसेसिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग कह सकते हैं हम। फूड प्रोसेसिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बायो रेमेडीज क्या होती है? बायो रेमेडीज बताइए, कोई बच्चा, मुझे बच्ची ने नाम लिया है बायो रेमेडीज। Who will tell me what are बायो रेमेडीज? कौन प्रकाश डालेगा बायो रेमेडीज क्या होती हैं? वेरी गुड। जिसने दर्द दिया उसने ही दवा दी, है, जिसने प्रश्न दिया उसने ही उसका जवाब दिया। यार आप ये पढ़ाने नहीं देंगे भाई, आज तो ये पढ़ाने, इसे खोल दे यार, देखें, फुटवेयर खोल दे इसे, इन्हें क्या डिस्टर्ब है? ये सब सर है, इन्हें भी शायद जैसे आज व्यवस्थित बना रहे हैं शायद, मुझे पता लग रहा है इनको सही है ऐसा। इसे वो कल ठेकेदार, नहीं नहीं, वो बच्चों को आज सख्ती कर रहे होंगे ना, कल ठेकेदार ने क्लास ली है इनकी, है ना? इसलिए वो बच्चों को आज थोड़ा सख्ती से कर रहे हैं, टीचर्स लोग लगे हुए हैं, क्योंकि फाइन चुका होगा अब उन पे, बच्चों पे। ठेकेदार का नुकसान हुआ है, हजारों में नुकसान हुआ है उसका, तो वो कहाँ से भरपाई कर पाएगा, इसलिए वो शायद सख्ती कर रहे हैं वो। हैं? क्यों ताला नहीं खुला? तो तुम क्यों उठ रहे भाई? चलो, चलो कल से ठीक कर लिया करना, है ना अपनी। तो भाई इन विभिन्न क्षेत्रों में हम काम ले सकते हैं, हैं? अब किस क्राइटेरिया पे है? क्राइटेरिया क्या रहे? क्राइटेरिया क्या है भाई बायोटेक्नोलॉजी का? कि हम बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो बेसिक है, इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, है ना, जो असली चीज है कैटलिस्ट। क्या चीज है? कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो किसी अभिक्रिया को, किसी रिएक्शन को या तो तेज कर देते हैं, या मंद कर देते हैं, या तेज करने में, है ना, हेल्प करेंगे, मंद करने में हेल्प करेंगे, या किसी क्रिया को रोक भी देते हैं, है ना? कुछ क्रियाओं को क्या कर देते हैं, और कुछ क्रियाओं को शुरू करने में हेल्प करते हैं। तेज मंद के साथ साथ कुछ को शुरू करने में हेल्प करते हैं, कुछ को रोकने में हेल्प करते हैं। तो कई काम कैटेलिस्ट के आपने पढ़े होंगे उसकी कैटेगरी में। तो एक हम इम्प्रूव्ड कैटेलिस्ट वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे सके, या कैटेलिस्ट को खुद दे सके, ठीक? बेसिकली कैटेलिस्ट एंजाइम ही होते हैं। कैटेलिस्ट क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स ही होते हैं, तो उन्हीं का ही प्रोडक्शन है, उन्हीं को देने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरा क्या है? ये जो कैटेलिस्ट हैं एक ऑप्टिमल कंडीशन में काम करते हैं, तो वो कंडीशन प्रोवाइड कराई जा सके यार, ठीक? तीसरा क्या है भाई? डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में दो ही तो चीजें होती है, क्या? सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। डाउन स्ट्रीम के दो ही तो पद हैं, नंबर एक सेपरेशन, और नंबर दो प्यूरिफिकेशन, है। प्रोटीन का प्यूरिफिकेशन, या जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उनका प्यूरिफिकेशन, ये हम करने के लिए
बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं आज की डेट में। ठीक। अब जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, उसके यूजेस की बात कर रहे हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी का हमने यूज एग्रीकल्चर में अलग अलग फील्ड्स में किया, ये मैंने बता दिया, है ना। अगर हम एग्रीकल्चर की फील्ड में देखें, किसमें देखें, एग्रीकल्चर की फील्ड में देखें, तो भैया हमने अलग अलग टाइम में अलग अलग तरीके से इसे यूज करने की कोशिश कर रहे हैं एग्रीकल्चर के मामले में। कैसे कैसे भाई? तीन तरह से हम इसे देखें। आपको याद हो, 20वीं शताब्दी में हमारी पॉपुलेशन जब तेजी से बढ़ रही थी, तो क्रॉप प्रोडक्शन कर उतनी तेजी से नहीं हो रही थी। तब जरूरत पड़ी कि क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाए बहुत तेजी के साथ, जिससे कि हम बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भर सके। तो एक क्रांति हुई जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या हुई बेटा? हरित क्रांति। किससे संबंधित है हरित क्रांति? खाद्यान्न उत्पादन से। किससे? और खाद्यान्न मेनली दो ही थे, गेहूं और चावल। खाद्यान्न मुख्यतः दो ही थे, गेहूं और चावल। यानी इनके उत्पादन को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। वो बच्ची खड़ी हूँ, घबराओ मत, घबराओ मत, परेशान मत हो बिल्कुल भी। परेशान तो नहीं हो रही? हाँ, तूने श्वेत रंग के कपड़े पहने हुए हैं, तो इस पे ही एक प्रश्न है। हरित क्रांति बेटे खाद्यान्न उत्पादन से थी, तो एक श्वेत क्रांति भी थी, पता है? नहीं सुना श्वेत क्रांति का नाम? कितने बच्चों ने नहीं सुना? तूने भी नहीं सुना? ओह, अजी सुना होगा मूल। श्वेत क्रांति तुमने सुना है? ये बच्चे हाथ, अच्छा कितनों ने सुना है? सुना है पर पता नहीं। श्वेत क्रांति जो थी बेटा, वो दुग्ध उत्पादन की क्रांति। क्या थी? दुग्ध उत्पादन की क्रांति थी, है ना। बैठो, पता होना चाहिए नीट के बच्चों को, क्या कौन सी क्रांति जो खाद्यान्न से संबंधित है। अंडे थे, अंडे उसमें नहीं थे। अंडों के लिए कौन सी थी? सिल्वर रिवॉल्यूशन, रजत क्रांति। क्या थी? रजत क्रांति। जो अंडों के उत्पादन के लिए, अंडों का उत्पादन को बढ़ाया जाए। एक ब्लू रिवॉल्यूशन भी थी। क्या थी? नीली क्रांति। तो बता, नीली क्रांति किससे संबंधित थी, पता है? नील से। नीली, नीली क्रांति थी बेटे, हैं? वाटर, सिर्फ पानी से नहीं, नीली क्रांति थी पानी में रहने वाले, प्रोटीन देने वाले जीव के, यानी मछलियों और झींगा मछलियों के उत्पादन के साथ, है ना। वहां नीली क्रांति थी। ब्लू, एक येलो रिवॉल्यूशन भी थी। क्या थी येलो रिवॉल्यूशन? आप बताओ। येलो है ऑयल, ऑयल जो तेल थे उनके उत्पादन से संबंधित थी येलो रिवॉल्यूशन। ठीक है। अलग अलग समय में अलग अलग क्रांतियां होती रहती हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, हमारा मतलब है हरित क्रांति से। किससे? हरित क्रांति से। हरित क्रांति के जनक बता सकता है कोई है? कौन है हरित क्रांति के जनक? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। कौन थे बच्चों? हरित क्रांति के जनक भारत में
MS स्वामीनाथन, इन्होंने भारतवर्ष में गेहूं, मुख्यतः गेहूं के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि कराई, जिससे कि हम अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या का क्या भर सकें, पेट भर सकें, वरना तो खाना मांगेगी। सर जी, जो हरित क्रांति है वो वर्ल्ड लेवल पे थी, इंडियन लेवल पे थी? दोनों दोनों पे। दोनों लेवल पे थी, दोनों लेवल पे थी। विश्व में शायद नॉर्मन बोरलॉग, कौन? नॉर्मन बोरलॉग, वो शायद विश्व क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो भाई इन्होंने क्या काम किया हरित क्रांति में? क्या था कि भैया खाद्य, उसमें क्या करो, केमिकल्स का यूज करो, बायोकेमिकल्स। बायोकेमिकल्स शब्द गलत दिया मैंने, केमिकल्स का पे आधारित थी ये। सर जी, एग्रोकेमिकल। एग्रोकेमिकल्स ये मैं कहना चाहिए, बायो नहीं, एग्रोकेमिकल। एग्रोकेमिकल्स क्या है भाई, जानते हैं एग्रोकेमिकल्स क्या है? एग्रीकल्चर में यूज होने वाले केमिकल्स कौन कौन से हैं? आप कहेंगे जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, चाहे वो यूरिया है, एनपीके है, पोटास है, जितने भी ये यूज किए जाते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? एग्रोकेमिकल्स हैं। इसमें जो पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं, विडीसाइड्स जो यूज किए जाते हैं, वो सारे के सारे क्या थे? एग्रोकेमिकल्स थे। तो यानी इनका यूज करके हमने बहुत सारे पेस्ट को मारा, बहुत सारे इंसेक्ट्स को मारा, बहुत सारे मैन्यूर को जमीन में, सॉरी, फर्टिलाइजर्स को डाला, और हमने अपनी प्रोडक्शन को क्या कर लिया? अप टू 3 टाइम कर लिया, 3 गुना कर लिया। कितना टाइम कर लिया इससे हमने? जो हम पैदा कर रहे थे, हमने उसकी 3 गुना पैदावार अपनी हरित क्रांति में कर ली, इन सब का यूज करके। लेकिन इस क्रांति की कुछ लिमिटेशन रही। क्या? कि भैया भारत जैसे देश में बहुत सारे गरीब किसान लोग, सब वो महंगे, ये 1960 के दशक की बात हो रही है, 60-70 के दशक की बात हो रही है ना? हाँ, उस टाइम की बात हो रही है जब हरित क्रांति हुई थी। तो भैया लोगों के पास, सबके पास इतना पैसा नहीं था कि वो क्या कर सकें, अपने खेतों में प्रॉपर जो डोज बताई गई थी उसके अनुसार फर्टिलाइजर्स यूज कर सकें, पेस्टिसाइड्स यूज कर सकें, है ना? सभी नहीं कर पाए, केवल बड़े किसानों ने इसे अपनाया, छोटे किसान थोड़ा थोड़ा करके इसे यूज करते थे। तीसरा क्या है, जो उन्होंने सीड्स की क्वालिटी जो दी वो महंगी थी, उन तक सबकी पहुंच नहीं थी, कम मात्रा में थी, तो वहां तक भी लोग बाग नहीं से खरीद पाए। तो एक टाइम ऐसा आया कि इसकी पैदावार रुक गई, मतलब ये आगे नहीं बढ़ पाया, चाह कर भी लोग बाग इसे आगे और ज्यादा पैदावार नहीं ले पा रहे थे, और इसके अलावा और नुकसान और हो गए। अनावश्यक रूप से पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो है, एटमॉस्फेयर को उन्होंने क्या कर दिया? नुकसान कर दिया। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ उस दौर में, सबसे ज्यादा वातावरण को नुकसान हुआ जब हमने पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया। वो जीवों के लिए खतरनाक हो गया, अब लोगों को अकल आनी शुरू हुई, है ना? उन्होंने कहा भाई अरे ये तो बहुत तगड़ा नुकसान हो गया भाई, इसे बदलो। फिर कौन सी आई? ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, कि भाई बायो प्रोडक्ट्स जो है, जीवों से बने हुए प्रोडक्ट्स को ही एज ए मैन्यूर इस्तेमाल कीजिए, उन्हीं के पेस्टिसाइड्स बनाइए, सब सारा काम वो करिए। ये था तो अच्छा, लेकिन बहुत स्लो था, उतना प्रोडक्शन नहीं है जितनी डिमांड है, डिमांड को ही पूरा करने में सक्षम नहीं है। डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन कम हो रही है, तो बात वहीं आकर रुक जाती है कि भैया कितने। अब जरूरत ऐसी टेक्नोलॉजी की पड़ी कि जो बहुत तेजी के साथ और बहुत अच्छे तरीके के साथ हमें जो है अच्छी पैदावार दे सके, और बढ़िया फसलें हम अपने, और पौष्टिक फसलें लोगों को पहुंचा सके।
तो जरूरत आई बायोटेक्नोलॉजी की, जेनेटिक इंजीनियरिंग। किसकी आई? जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने क्या किया कि जेनेटिक मटेरियल है उसे ही मॉडिफाइड कर दिया, उसे ही क्या कर दिया? चेंज कर दिया, और उसे चेंज करके डिजायर फसल हमने प्राप्त कर ली। ऐसे जितने भी जिनका हमने जेनेटिक मटेरियल चेंज किया और जो क्रॉप्स ली, तो उसे हमने कहा जीएमसी, जीएमसी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप। और ऑर्गेनिज्म, और मोस्ट वाइडली टर्म इसमें यूज की गई जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, कि भाई ये जो ऑर्गेनिज्म है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और इन्हें हमने कहा गया, जो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गए उन्हें क्या कहा जा सकता है? ट्रांसजेनिक। क्या कहा जाता है? ट्रांसजेनिक। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुके हैं उन्हें कहा जाता है ट्रांसजेनिक। ठीक है भाई, इनमें चेंज आ गया। इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस आपने पढ़ा है कि कैसे इसे चेंज किया जाता है। इससे पहले लेसन में टेक्निक तो पढ़ी है आपने, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस तो पढ़ा है। अब इसमें अलग अलग किस्म की फसलें, अलग अलग किस्म के जीव हमने उत्पन्न किए, अलग अलग फसल की किस्में और अलग अलग फसल के जीव हमने उत्पन्न किए। ये सब पे लागू हो सकता था, चाहे वो बैक्टीरिया हो, और बैक्टीरिया से, हाँ इसमें ये भी हुआ कि बैक्टीरिया से प्राप्त किया, प्लांट्स में डाल दिया है, किसी एनिमल से प्राप्त किया, प्लांट्स में डाल के उसका मैन्युफैक्चरिंग केमिकली कर, यानी हर क्षेत्र हमने अपनाया, हर तरीका हमने अपनाया, जिससे कि हम अपना प्रोडक्शन क्या कर सके? बढ़ा सके। ठीक, इसमें अलग अलग तरह के चीज हमने लिए। उसमें सबसे पहले है गोल्डन राइस। गोल्डन, नाम सुना आपने गोल्डन राइस? राइस देखे हैं सब बच्चों ने? ये राइस है, और ये गोल्डन राइस। कितने बच्चों ने गोल्डन राइस देखा? देखा किसी ने? देसी नाम बताओ। गोल्डन राइस ही है बेटा उसका, आपने देखा? कैसे रंग का होता है? जैसे हल्दी होती ना पीले रंग की, है ना, उस टाइप का गोल्डन रंग लिए हुए होता है, गोल्डन कलर। ठीक है ना? ये गोल्डन राइस एक जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है ना? ये विटामिन ए से रिच है। विटामिन ए नहीं मिलता है चावल में? नहीं मिलता ना? तुम देखो विटामिन ए किस में मिलता है? विटामिन ए आप लेते हैं गाजर से। किससे लेते हैं? गाजर से लेते हैं ना। गाजर, कितने बच्चे गाजर खाते हैं? हाथ खड़ा करो। रोज खाते हो? हाँ, कितनी खाते हो? एक बार में 2-3 सब्जी में थोड़ी सी, एक बार में, यानी एक रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है। अब ऐसी डाइट में इस विटामिन ए को घुसाना जरूरी था कि आपकी डाइट में रोजमर्रा की शामिल हो जाए, है? चाहे आप इडली खाएं, चाहे आप डोसा खाएं, चाहे आप खीर खाएं, चाहे आप खिचड़ी खाएं, चाहे आप चावल खाएं, यानी कोई भी चावल से बनी आइटम खाएं, वो गोल्डन राइस की अगर बनी हुई होगी तो आप तक विटामिन ए पहुंचेगा ही पहुंचेगा। पहुंचेगा ना, या नहीं पहुंचेगा? यस। तो भैया इसके अंदर विटामिन ए किस में होता है? चावल गोल्डन, उसमें होता नहीं है, उसमें घुसाया जाना है। सामान्यतः किस में होता है? गाजर में होता है। और गाजर में किस रूप में होता है? बीटा कैरोटीन। क्या होता है बेटा? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन है बेटा ये। प्रो विटामिन ए है ये। क्या है? प्रो विटामिन ए, यानी इनएक्टिव फॉर्म में है।
हमें चावल में लाना है। किसमें लाना है? कैसे लाए? वेक्टर। चावल में आएंगे, कैसे लाएंगे? कौन है वेक्टर? एग्रोबैक्टीरिया, है ना, पूरा नाम भी हो सकता है इसका। तो आपको पता है प्लांट सेल में लाने के लिए जो वेक्टर होते हैं कौन यूज किए जाते हैं? एग्रोबैक्टीरिया। कौन यूज किए जाते हैं? अभी मैंने कहा कि एग्रोबैक्टीरिया जो है प्लांट सेल में एज ए वेक्टर यूज किए जाते हैं। अब इसमें लाना जरूरी है, एग्रोबैक्टीरिया में। कैसे लाए? वेक्टर कैसे बनाए? अब वेक्टर के लिए हमें एक सोर्स ढूंढना पड़ेगा जिसमें कौन हो? बीटा कैरोटीन। भाई एग्रोबैक्टीरियम में लाएंगे, एग्रोबैक्टीरियम से फिर वापस चावल में हमें करना है, ये तो वेक्टर हुआ हमारा। तो इसमें कहां से लाए? कहां से आया होगा इसमें? इसमें भी एक प्लांट से है, गाजर से नहीं आया, एक दूसरे प्लांट से लिया गया है इसमें, है ना। क्योंकि हो सकता है गाजर में जो बीटा कैरोटीन हो जीन, वो इसके प्लाज्मिड के साथ सेट नहीं बैठ रहा, इसलिए गाजर से नहीं लिया। मैंने कहा ना उसी से तो लेंगे जिसके साथ इसका प्लाज्मिड मैच करके बैठ जाए सेट। तो एक दूसरे प्लांट से लिया गया, उसका नाम था, ऐसे नाम है उसका, कभी कभी नाम स्लिप हो जाते हैं मेन टाइम पे। ठीक है, एक्स वाई जेड एक प्लांट मान लीजिए, वो गाजर नहीं था, ठीक है, उससे हमने डाला किसमें? है, कैसे डाला होगा? हाँ तुम बताओ कैसे डाला होगा? है, ट्रांसपोर्ट किया हमने, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफॉर्म वेक्टर में। वेक्टर से होस्ट में तो ट्रांसफॉर्म सुना है हमने, वेक्टर में कैसे आया वो? सबसे पहले क्या किया हमने? आइसोलेशन किया। आइसोलेशन के बाद क्या किया? इसका फ्रेगमेंटेशन किया। फ्रेगमेंटेशन के बाद फिर हमने चुन लिया अपना, फिर हमने डीएनए लाइगेज के द्वारा इसके साथ लगाया गया। जब लग गया तो इसकी संख्या बढ़ाई गई है, और जब संख्या बढ़ गई तब हमने इसे इंजेक्ट किया किसमें? होस्ट में। होस्ट में। ईच सेल एंड ऑर्गेनिज्म उसका होस्ट के अंदर, तब हमने उसके डीएनए में घुसा दिया, तो अब उसमें आ गई पावर। बेटा इसमें सब वो, इस लेसन में ये काम हमने वही किया जो हमने इससे पहले लेसन में सीखा है, उससे ये काम करेंगे। इसमें तो हम ये सीख रहे हैं कि भाई जो हमने काम कर लिया उसका यूज कैसे ले रहे हैं, है ना। जो ये सब काम है ये तो हमने इससे पिछले लेसन में सीखा कि नहीं सीखा? कैसे हम एक जीन को दूसरे, ये हमारा डिजायर जीन है, बीटा कैरोटीन वाला जीन क्या है? हम लाना चाहते हैं ये जीन चावल के अंदर, चावल के अंदर, तो हमें पहले डिजायर जीन ढूंढना पड़ेगा किसमें से, फिर उसके लिए एक वेक्टर ढूंढना पड़ेगा, वेक्टर से फिर होस्ट में डालेंगे। होस्ट हमारा कौन है? ओराइजा, चावल, है ना। तब जाके हमें कौन मिला? गोल्डन राइस। आज 1 किलो लेके जाना गोल्डन। 360 रुपए किलो आप देख रहा हूँ। यही कमी है, बैठो। थोड़े दिन में सस्ता हो जाएगा, चिंता मत। हाँ? दावत का सस्ता है। हाँ वो छोटे वाला, आप पूरा बड़े वाला बासमती ढूंढ रहे होंगे, उससे छोटे टुकड़े भी आते हैं, वो सस्ते मिल जाएंगे, ठीक है ना। घर पे खाने वाले जो घर पे रोज खाए जाते हैं, है ना। घर पे पूरे तो नहीं खाते आप, वो तो मेहमानों के लिए रखते हैं पूरे वाले तो। वीपू के बनावे जी। हैं? डीपू के लेते हैं, चलो अच्छी बात है, डीपू के आप इस्तेमाल करते हैं। हाँ भाई, तो हमारा गोल्डन राइस क्या हो गया? बन के तैयार हो गया।
इस गोल्डन राइस से हम अपनी कौन सी डेफिशिएंसी पूरी कर लेते हैं? विटामिन ए की। विटामिन ए की कमी से आपको कौन सा रोग हो जाता है? आंखों का रोग, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे रतौंधी कहते हैं। कौन सा रोग होता है? जिसमें आपको अंधेरे में दिखाई देखना बंद हो जाता है। नहीं देता, क्योंकि आपकी आंख में जो कोएंजाइम है विटामिन ए के रूप में रोडोप्सिन के साथ, वो नहीं बन पाता और अंधेरे में आपकी सेल सक्रिय नहीं हो पाती, आप अंधेरे में नहीं देख पाते, है ना? अलग अलग बीमारियां होती हैं। हमारे जो है, हमारा जो समाज है, आजकल आपने देखा समाज में जो चीज घटती है उसे बहुत तेजी के साथ मूवी के द्वारा आपके बीच में लाया जाता है। तो विटामिन ए के बारे में जब किसी डायरेक्टर वगैरह को पता लगता है, अच्छा ऐसी भी कोई बीमारी होती है जिसमें अंधेरे में नहीं दिखाया जाता, तो उसपे मूवी बनाने की कोशिश करते हैं, मूवी बना लेते हैं। जिन्होंने, जो पहले टीवी देखते थे ज्यादा, एक पिक्चर आती थी बोल राधा बोल, उसमें कादर खान होते थे। उन्हें 6 बजे के बाद दिखता नहीं था, 1 घंटी बजती थी और रोजे उनमें तो कुछ ज्यादा ज्यादा हाईलाइट करके दिखा देते हैं ना, मूवीज वाले तो ज्यादा हाईलाइट करके दिखा देते हैं कि भैया ये कौन सा रोग है। लोग समझते हैं कि यार ऐसा भी कोई रोग होता है जिसमें इतने बजे के बाद, बजे तो नहीं होता लेकिन अंधेरे में नहीं दिखाई देता, उसमें बजे बजे तो कुछ ज्यादा ही कर देते हैं ना, पिक्चर वाले कुछ ज्यादा कर देते हैं। तो लेकिन ऐसे रोग होते हैं बच्चों, तो उससे निजात दिलाएंगे। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर, जब आप छोटे होते हैं या आप किसी बच्चे को लेके जाते हैं, डॉक्टर उसे विटामिन ए की डोज देते हैं। या भी जब हमारे कार्यक्रम चलते हैं भारत सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के, जो बच्चों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए, है ना, वैक्सीन और औषधियां दी जाती हैं, तो उनमें विटामिन ए की डोज भी पिलाई जाती है, पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, विटामिन ए की ड्रॉप्स भी पिलाई जाती है। डॉक्टर्स भी समय समय बच्चों को कहते हैं भाई विटामिन ए दे, और आजकल के बच्चों को तो बहुत ज्यादा जरूरी है विटामिन ए, कम पिया है विटामिन ए, है ना, कम पीते हैं बच्चे। और आजकल एक बात बच्चों जो सबसे ज्यादा खतरनाक इस जनरेशन में मैंने देखी है, और वो खतरनाक बात जो है बहुत ही डेंजरस है आगे आने वाली जनरेशन के लिए, और ये माएं कर रही हैं और बाप भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उनका बच्चा जहां रोना शुरू किया तो उसके हाथ में इतना बड़ा फोन पकड़ा दिया उन्होंने, है ना? गलती किसकी? हाँ, भैया खिलौनों की जगह फोन आ गया हाथ में, और उसे आदत लग जाती है, है? उसे आदत लग जाती है, उसे आदत लग जाती है। आदत, आदत ऐसी लग जाती है कि आपको चाहिए फोन की जरूरत हो ना, उसे जरूरत हो जाती है फिर। आँख खोलते ही हाँ, इतना तो बेटा ये गलतियां दोहरानी बंद कीजिएगा, अन्यथा आने वाली जनरेशन की आंखों का क्या हाल होगा आप नहीं समझ सकते, है ना? हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद ही मारते हैं। जरा सा हमने अपनी टेंशन को बचाने के लिए, अपना टाइम बच्चे को ना देने के लिए, हमने उसके हाथ में क्या पकड़ा दिया? मोबाइल। और जब वो बच्चा उसी मोबाइल के साथ बड़ा होता है, उसी मोबाइल में अपनी पूरी दुनिया को देखता है, तो फिर वही माँ बाप रोते हैं कि ये बच्चे तो हमें पूछते ही नहीं, इसे तो हर टाइम मोबाइल में ही लगे रहते हैं। तो भैया मोबाइल पकड़ाया किसने था उनके हाथ में, है ना? तो आप अपनी, आप ही तो रेस्पॉन्सिबल है उस बात। आप स्वयं भी जब मोबाइल यूज कर रहे हैं, आज की जनरेशन में बता रहा हूं, मोबाइल का यूज जो है एक डेफिनेट टाइम तक कीजिएगा, ये नहीं कि हर मिनट के बाद। अच्छा चलो अभी तो 10 मिनट है, मोबाइल देख लेते हैं, अभी तो 5 मिनट है, मोबाइल में काम कर लेते हैं। ये काम बिल्कुल नहीं करना है। आप निट के बच्चे हो, मोबाइल का यूज केवल पढ़ाई के लिए कीजिए, इसके अलावा एक दो फोन अगर सुनना है तो सुनिए, और कोई काम मोबाइल का आपके नहीं, आपको है ही नहीं जरूरत आपको मोबाइल की, है ना? मत कीजिएगा। चले, तो भैया ये आ गया बेटा, हमें गोल्डन राइस मिल गए हैं। ऐसे ही हम चाह रहे हैं कि भाई हमें हिरुडिन मिल जाए। अब आप कहेंगे हिरुडिन क्या होता है? हिरुडिन जो है एक एंटीकोगुलेंट केमिकल, जो ब्लड का थक्का जमने में क्या करता है? हेल्प करता है। हिरुडिन, हिरुडिन एरिया में पाया जाता है। कहाँ, किसमें पाया जाता है? रूटीन एरिया। अब कोई बच्चा नहीं बोलेगा, भाई एक मेरा प्रश्न आ रहा है,
हिरुडिन एरिया का नाम किसने सुना है? हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4। चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। हिरुडिन एरिया एक एनिमल है। क्या है? एनिमल है। बस आपको ये बताना है, ये जो हिरुडिन एरिया है कौन से फाइलम का एनिमल है, उसके फाइलम का नाम बताना। हिरुडिनेरिया। बॉडी इज सेगमेंटेड। बॉडी इज सेगमेंटेड। एनिलिडा का है। किसका है? अर्थवर्म के साथ का ही है हिरुडिनेरिया, जिसे कहते हैं जोक। जोक ठीक है देखते जिसे क्या कहते हैं? जोक। हिरुडिन बनाता है ये। ब्लड सकिंग है, लेकिन ब्लड सक करेगा तो ब्लड सक से पहले भैया ब्लड में ऐसी चीज छोड़ेगा जिससे कि ब्लड जमे नहीं, अन्यथा ब्लड जम जाएगा, सक नहीं कर पाएगा। तो हिरुडिन बनाता है वो। तो ये एक एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है। अब हिरुडिन को खोजा गया कि भाई अच्छा हिरुडिन आपको लेना है, तो हिरुडिन भैया वो जीन खोजिए जो हिरुडिन एक तरह की प्रोटीन है। एक तरह की क्या है? प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन है तो इसे बनाने वाला कौन होगा? जीन। क्योंकि वन जीन वन प्रोटीन कॉन्सेप्ट है ना। डीएनए का वो पार्ट जो एक प्रोटीन के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है, क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। तो जीन को खोजना जरूरी है जो प्रोटीन को बनाता है। तो जीन खोजा गया। अब इस जीन को खोज के इसे केमिकली सिंथेसाइज किया गया। इसे उसमें से निकाला नहीं गया। क्या किया गया? आर्टिफिशियली बना लिया लैब में। इस जीन को जीन बनाया गया आर्टिफिशियल। और जब जीन बन गया तो इसे एक प्लांट में डाल दिया, ब्रेसिका के सरसों फैमिली के पौधे में। ठीक। और फिर उन पत्ती का एक्सट्रैक्ट तो ये निकाला गया। उस एक्सट्रैक्ट में से उसका क्या किया गया? फिल्ट्रेशन, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन और प्यूरिफिकेशन करके हिरुडिन नाम का मार्केट में आ गया। किसके द्वारा संभव हुआ ये? बायोटेक्नोलॉजी के। इसके द्वारा संभव हुआ? बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। बीटी कॉटन। बीटी कॉटन नाम सुना है? बीटी एक सब्सटेंस है, एक इंसेक्टिसाइड है, एक विषैला पदार्थ है जो कि कुछ इंसेक्ट जब हमला करते हैं किस पर? कॉटन पर और बैक्टीरिया पर। ये हमला इंसेक्ट जो है किस पे करते हैं? कॉटन पे भी करते हैं और बैक्टीरिया पे भी करते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है, कॉटन तो बेचारी नहीं झेल पाती, लेकिन ये बैक्टीरिया है ना, इसके अगेंस्ट जो है बीटी बना ले। जैसा कि नाम है बीटी, ये नाम उसी बैक्टीरिया से लिया गया है जो ये बनाता है, बेसिलस। एक THURIN GIENSIS है ना। कुछ थ्रुंजेंसिस कहते हैं इसे, कुछ थ्यूरेंजेंसिस कहते हैं इसे। ठीक है। तो जो भी आपको प्रोनाउंसिएशन सही लगे उससे आप इसे पुकार, लेकिन संक्षेप में आप इसे क्या कहेंगे? बी। ठीक है भैया। ये केमिकल बनता है। ये केमिकल एक क्या काम करता है भैया? ये केमिकल मैंने कहा था ये एक इंसेक्टिसाइड, और ये प्रो इंसेक्टिसाइड। प्रो है। प्रो का मतलब है इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, उस इंसेक्ट को नहीं, उस बैक्टीरिया को नहीं मारता जिसमें ये बनता है। इसे एक्टिव होने के लिए एल्कली मीडिया चाहिए, एल्कली मीडिया चाहिए।
क्या चाहिए? क्षारीय माध्यम चाहिए। और ये एल्कली मीडिया इसे मिलता है इंसेक्ट की कट में। कहाँ मिलता है? इंसेक्ट की कट में। मतलब जब कोई इंसेक्ट की मिड गट में, बिल्कुल ठीक, हमला करेगा और उसके पेट में बीटी चला जाएगा, और जहां उसे एल्कली मीडिया मिला वो प्रो से एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, और क्या करेगा उसके बाद? उस इंसेक्ट की गट में इतने छेद बना देगा, इतने छेद बना देगा कि वो सोचेगा कि खाऊं कहां से और निकालूं कहां से। इतने छेद बन गए भाई, है ना? अब जब इतने छेद बन गए तो निकलेगा ही, खाने का तो मतलब नहीं रहा, क्योंकि खा तो इसने लिया। अब ये निकल के इसका मटेरियल कहाँ जाएगा? बॉडी कैविटी में आ जाएगा, और ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, बॉडी कैविटी फूल जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा इंसेक्ट मच्छर। ठीक, इंसेक्ट क्या हो जाएगा? ये तो बहुत काम का, वैज्ञानिकों के बहुत काम का लग गया। हमारी कपास जो है, ये जो कॉटन बॉल है, जो कॉर्न बोरर है, ये खाते हैं, तो भैया इनके लिए बीटी सही है। अब ये बीटी की भी अलग अलग टाइप है। बीटी बीटी तो एक कॉमन नेम है, इस बीटी के भी क्या है? हाँ, ये क्रिस्टल फॉर्म में बनाता है। क्या बनाता है? क्रिस्टल क्राई बीटी वन क्राई ए बी, छोड़िए इसके लिए नाम आ गया ACN। ठीक है भाई, ये तीन तरह के देखे क्रिस्टल है, क्रिस्टल फॉर्म में, तो इसका नाम लिख दिया CR। क्रिस्टल AC1, क्रिस्टल AB है। क्या कह रहे हो? AB2 ही तो है। मैंने तो CRY लिखा था, किसने आई कराया मेरे से? AB2, अच्छा AB2 है, ठीक हो गया, अब सही है। अब कॉटन बॉल को मारने वाले, कॉटन बॉल को कॉटन बॉल को मारने वाले कौन कौन है? हैं? ये कॉटन बॉल को मारते हैं। और क्रिस्टल AC2 किसे मारता है? कौन? बोरन। ठीक है भाई, सही हो गया। कौन बोरन को है? AB1, ये मैंने AB1 ही लिखा था पहले, फिर तुमने गड़बड़ करा दी इसमें। ठीक है, मैंने वहां AB1 ही लिखा था पहले। चलिए, अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक होगी। तो भाई, कॉटन बॉल क्या होता है? कॉटन बॉल एक कीट होता है जो कि कॉटन की बॉल के अंदर क्या होता है? घुस जाता है, और वहीं अपने अंडे देता है, और उस पूरे के पूरे अंदर जितना भी फीमेल फ्लावर है, उसे पूरे के पूरे को क्या कर देता है? रस चूस के उसे मार देता है। ठीक है, अब जिसमें नहीं घुस पाता उसमें बहुत बढ़िया
कॉटन खिल जाती है, जिसमें नहीं मार पाता तो उसमें बहुत बढ़िया कॉटन आ जाती है। लेकिन इसको बिल्कुल सुखा भी देता है ये। तो आपने देखा होगा कि भैया आपकी बुक में एक डायग्राम बना हुआ है कॉटन बॉल के। जी सर, जी सर। उस चित्र में 3 चीजें दिखाई रखी हैं। एक में कॉटन बॉल जिसे नाश कर चुका है, यस सर। एक में कॉटन बॉल एंट्री दिखा रखी है, सर। एक में जिसमें नहीं एंटर हो पाया इसमें। अगर ये ऐसा होता तो प्रोडक्शन कितने गुनी हो जाती? 3 गुनी। कितनी हो जाती? कि तीनों फूल खिलते भैया, हैं? अब एक ही मिल रहा है, आपकी प्रोडक्शन डाउन जा रही है, तो क्या करें? हमें पता लग गया कि भैया ये जो बीटी है ये इन्हें मारने का काम करता है। तो हमने इन्हें क्या किया, इसे होस्ट में डालना है। इसे किस पर डालना है? होस्ट में। तो होस्ट में डालने के लिए हमने इसे लिया कहां से? बीटी से, है? और फिर वेक्टर कौन लेंगे? वेक्टर कौन लेंगे? एग्रो बैक्टीरियम। वेक्टर कौन लेंगे? और किसमें? होस्ट में डाल देंगे। अब होस्ट के जो बीज बनेंगे वो क्या होंगे? बीटी। और ऐसी जो फसल होगी उसे हम क्या कहेंगे? बीटी कॉटन। क्या कहेंगे? बीटी कॉटन। वो जो बीटी कॉटन है वो उन इंसेक्ट को नहीं पनपने देगी जो कॉटन के ऊपर होते हैं, और हमारी कॉटन कैसी होगी? बढ़िया। तो हम एक क्रांति ला देंगे कॉटन के मामले में, कपड़ों के मामले में, है? हमें अच्छी कॉटन मिलेगी, हम अच्छी प्रोडक्शन करेंगे। अच्छी प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम कॉटन पैदा कर पाएंगे, अपने किसानों को लाभ। लेकिन कब? जब हम बीटी कॉटन का बीज बोएंगे। अब बीटी ब्रिंजल भी आते हैं, अलग अलग फसलें आ रही हैं। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, कुछ संगठन है जो इनका क्या कर रहे हैं? विरोध भी कर रहे हैं। वो ज्यादा प्रकृतिवादी है। जी सर। वो कहते हैं कि भाई प्रकृति की चीजों से छेड़छाड़ मत करो, जैसे चल रहा है चलने दो, जैसे चल रहा है चलने दो। अब ऐसा कहीं होता है क्या? अगर कुछ लोग कहीं कोरोना आया तो आने दो जी, जितने मर रहे हैं मरने दो, कुछ मत करो। तो ये कोई बात है? ऐसा थोड़ी ना होता। जब हम कर सकते हैं तो करेंगे भैया। वो चीज हम फास्ट कर रहे हैं, वो हजारों साल बाद जाके होती। वो इवोल्यूशन हम बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं, वो जीन में फॉर्मेशन हम वेरिएशन बहुत तेजी के साथ ला रहे हैं। यही तो फर्क है जेनेटिक टेक्नोलॉजी का, है? तो भैया हम ये कर रहे हैं, तो बीटी कॉटन हम क्या कर रहे हैं? उगा रहे हैं। ऐसे अलग अलग फसलों में अब ये एक्सपेरिमेंट बच्चों जारी है। अलग अलग फसलों में ये एक्सपेरिमेंट क्या है? अलग अलग किस्म की फसलें हम तैयार कर रहे हैं। यस सर। आ रही है मार्केट में बहुत सारी चीजें, देख रहे हैं ना? यस सर। सर। अलग अलग किस्म के फल, गजब किस्म के फल आ रहे हैं। अभी आप आजकल अंगूर लेने जाओ मार्केट में इस मौसम में, तो इतने मीठे अंगूर आपको मिलेंगे, इतने सीजन में नहीं मिलते थे, है ना? तो ये सब जेनेटिक मॉडिफाइड बीज आ रहे हैं, आपको फायदा कर रहे हैं, तो आप उसका फायदा लीजिएगा टेक्नोलॉजी का। लेकिन टेक्नोलॉजी हावी नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? कोई भी तकनीक हो वो हावी नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो ये तो रहा आपका एप्लीकेशन एग्रीकल्चर के मामले में, कुछ बातें हमने बताई। अभी और इसमें चलेंगे हम, अभी तो काफी कुछ चीजें हैं, कई चीजें हमें इसमें सीखनी है। तो गोल्डन राइस सीखा आपने, हिरुडिन सीखा आपने, और बीटी कॉटन। बीटी कॉटन में सवाल आते हैं, बीटी कॉटन से सवाल, तो इसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना, यस सर। इसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है बच्चों? और कोई प्रश्न है तो पूछिए। नो सर। टेस्ट हुआ कोई? अभी तक टेस्ट नहीं हुआ तुम्हारा? टेस्ट क्यों नहीं देते थे? हैं? आप देने के लिए तैयार हैं? चलिए इसे बंद करो। सब बच्चे टेस्ट देने के लिए तैयार हैं? अच्छा, कितने हैं तैयार? मन से बताओ। वेरी गुड। बायो का ही लूंगा मैं तो।